नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का विषय है कि अमित शाह की रैली हरियाणा में क्या भाजपा का दम भरेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो उनकी रैली होने जा रही है, चौटाला के गढ़ में होने जा रही है, उस गढ़ में वो विरोधियों को चुनौती देंगे? और क्या जिस तरीके से नड्डा पहुंचे गुरुग्राम और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे हिमाचल के नेता हो, दूसरे राज्यों के नेता हो, वो तमाम सारे अब हरियाणा में आकर के तमाम जगह डेरा डाल रहे हैं। आखिर इतना डर क्यों और क्यों इतना वो हो रहा है और क्यों इतनी मेहनत कर रही है भाजपा? इन्हीं सारे विषयों पर और इसके बाद में क्या भाजपा 2024 में के लिए पूरा जाल बिछा चुकी है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है, उससे मैं आपका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ में बहुत शानदार प्रवक्ता, नेता, विद्वान वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं। हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोकदल से विजेंद्र रेणु जी हैं। हमारे साथ में डॉक्टर आनंद संवरिया साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और हमारे साथ में सुखविंदर सिंह गिल हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर श्याम सखा श्याम है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हरियाणा के। मैं इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले वेद जी से ही करूंगा, क्योंकि सांवरिया साहब कहते हैं कि वेद जी से शुरुआत होती है तो आगे पीछे सब क्लियर हो जाता है। तो वेद जी, जिस तरह से स्थितियां हैं, अमित शाह आ रहे हैं, नड्डा आ रहे हैं, दूसरे और तमाम नेता आ रहे हैं, और प्लानिंग चल रही कि प्रधानमंत्री को भी आगे लाया जाए, तो इस तरह से स्थितियां हैं। तो इसका मतलब है हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम के साथ में चुनाव लड़ने की शुरुआत कर दी है, और क्या अब विरोधियों के लिए कुछ नहीं बचेगा? जी वेद जी। अजय शुक्ल जी, डॉक्टर आनंद सावरिया जी, विजेंद्र रेड्डू जी, भाई सुखेंद्र गिल साहब, और हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर श्याम सखा जी, और लाइव हिंदुस्तान चर्चा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, 7-8 महीने बाद लोकसभा के चुनाव का बिगल बज जाना है। स्वाभाविक है, हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी भी करेगा और जनता के अंदर जाकर अपनी बात भी कहेगा। उसी कड़ी में भाजपा भी अपना प्रयास कर रही है, स्वागत है उनका। पर हरियाणा में कोई बिगुल बज रहा है या किसी के लिए कोई जगह नहीं बची, ये अतिशयोक्तियां हैं। यही नड्डा जी थे जिनका खुद का गृह राज था हिमाचल, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने अपने नाम से वोट मांगी थी, यही अमित शाह थे। इतने ही कवायद इन्होंने हिमाचल में की थी, क्या असर हुआ आपके सामने है। ऐसी ही कवायद इन्होंने कर्नाटक में की थी, और नड्डा साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर भाजपा को वोट नहीं दोगे तो प्रधानमंत्री का कर्नाटक को आशीर्वाद नहीं मिलेगा और कर्नाटक बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ आपके सामने। यही हरियाणा में होने वाला है। ये लोग कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से और कांग्रेस की रैलियों से घबराकर अपनी कवायद कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी शाह साहब ने कवायद की थी हरियाणा में आने की, वो नहीं आ पाए, आपको अच्छी तरह मालूम है। बारिश का बहाना बनाकर अपनी रैली स्थगित कर दी थी, जबकि और सब नेता पहुंच गए थे, और दिल्ली से कितनी दूर है गोहाना किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने घोषणा की थी कि हम हरियाणा के अंदर 10 रैलियां करेंगे जून के अंदर। अभी तक इनकी एक रैली की घोषणा हुई है, और बाकी जिसे आप कार्यक्रम कह रहे हो, ठीक है, वो दफ्तरों के अंदर कमरों में रैलियां हो रही हैं। गुड़गांव के दफ्तर के अंदर कल नड्डा जी भी रैली कर गए। नहीं, वो विपल देव जी भी गुड़गांव के भाजपा दफ्तर के अंदर कर गए रैली। ऐसी ये रैली और जगह भी कर लेंगे। दूसरी तरफ मैदान के अंदर कांग्रेस के कार्यक्रम आपके सामने हो रहे हैं। नवंबर से लगातार हमारा भी जलसा हुआ था रोहतक के अंदर, आपने वो भी देखा होगा, और भी होंगे। तो आप दोनों के कार्यक्रम देख लो, मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम देख लो, पुलिस के संगीनों के सहायों के अंदर कैसे हो रहे हैं वो आपके सामने है, कितना जन समर्थन मिल रहा है वो आपके सामने है। तो विश्लेषण करना आपका काम है। पर हमारा ये मानना है कि भाजपा हरियाणा के अंदर कहीं भी नहीं है। इस समय इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है कि भाजपा का हरियाणा की गद्दी से जाना तय है। ना लोकसभा चुनाव में जीतने वाले और ना विधानसभा चुनाव में जीतने वाले। आपने कहा ये चौटाला के गढ़ में जा रहे हैं, अच्छी बात है।
अब वो गढ़ में जा रहे हैं तो वहां चौटाला साहब देखेंगे, दुष्यंत जी देखेंगे, आपस में लड़ेंगे या आपस के अंदर एक रहेंगे, ये उनका काम है। एक राजनीतिक दल के नाते उनको पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि प्रदेश के जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें वो अपनी सभा करें और अपनी सभा कर कर अपनी बात रखें। उनकी सभा के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। परंतु मेरा मानना है कि शाह जी आए या जाए, मोदी जी आए या जाए, हरियाणा में कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। ये लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए, नड्डा जी कल गुड़गांव में आए, कहाँ गए? 2-3 जनरलों के घर हुए आए, क्या फर्क पड़ता है? वो जनरल लोग पहले ही सरकार के प्रो भगत होते हैं। तो ये इस तरह के कार्यक्रम ये केवल मात्र अपनी प्रचार के लिए करते हैं, बातें लंबी लंबी आंकते हैं, काम इनके थोड़े होते हैं। अब चलिए, काम थोड़े होते हैं वेद जी, दूसरे राउंड में लास्ट बात छोटी, जो वो मेरे मुंह में जी इसलिए कह देता हूँ। बेतुका बात कैसे कहते हैं? आपने आज मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा होगा, जो हरियाणा में यूपीएससी के 63 युवा सिलेक्ट हुए हैं, उनको उन्होंने बुलाया था। मुख्यमंत्री के नाते वो प्रदेश के मुखिया हैं, वो बुला सकते हैं। बयान ठोक दिया कि भाजपा के 8 साल के राज की वजह से वो लोग यूपीएससी में 63 लड़के आ गए। अरे भैया, आपने क्या कर दिया? कौन सा तीर मार दिया? उन्होंने खुद मेहनत की, उनके परिवारों ने पैसा खर्च कर कोचिंग ली, अपनी प्रतिभा के बल पर आ गए। और उन 63 में भी 28 लड़के हरियाणा के पढ़े लिखे हैं, 35 तो हरियाणा में पढ़े ही नहीं, वो हरियाणवी है और हरियाणा में नहीं पढ़े। तो इस तरह की जुमलेबाजी कर कर जो काम इन्होंने नहीं किया, उसका भी झूठा सरे बेशर्मी से अगर कोई दल लेता है तो उसका नाम भाजपा है। चलिए, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं, उसके पहले विजयन जी के पास जाता हूं, क्योंकि उनके क्षेत्र में ही जो है आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या आपकी जमीन वो खोदने आ रहे हैं, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या हरियाणा में क्या ऐसी स्थिति है? क्योंकि हरियाणा को तो उन्होंने कह दिया है कि हम 10 की 10 सीट लाएंगे और विधानसभा में पूर्ण बहुमत से आएंगे। जी अजय जी, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारे सिरसा निवासियों को भी कि आज उन्होंने बीजेपी को इतना मतलब एक सबक सिखाने का काम किया है। जिस प्रकार से सिरसा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जनसंवाद कार्यक्रम रखे और जिस प्रकार से नैना झोड़ नाम की एक सरपंच ने उनके आगे जो उनके पैरों में अपना दुपट्टा तक रखने का काम किया और जो सबक वहां पर उनको मिला, उस सबक से डर करके उस जनसंवाद के कार्यक्रम के प्रतिफल इन्होंने अमित शाह की रैली वहां रखवाई है। अजय जी, ये बड़ी गंभीर और समझने वाली बात है कि इन्होंने सिरसा ही क्यों चुना, क्योंकि वहां पर जो जनसंवाद कार्यक्रम करवाए गए मुख्यमंत्री जी के, वहां के लोगों ने जिस प्रकार से उन कार्यक्रमों का बहिष्कार किया और उसका प्रभाव पूरे हरियाणा प्रदेश में फैला, पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा चली कि आज हरियाणा प्रदेश इस सरकार को नहीं चाहता है। इसलिए सिरसा में ही अमित शाह की रैली रखवा करके इन्होंने कहीं ना कहीं ये कोशिश करने का काम किया है कि जो मुख्यमंत्री जी का बहिष्कार वहां के लोगों ने किया था उस पर मिट्टी डाली जा सके। लेकिन विचारणीय बात यह है जय जी, जनरल इलेक्शन 2019 में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर रैली रखी। उसके बाद भी अभय सिंह ने वहां पर एलनाबाद में रैली रखी और एलनाबाद से अभय सिंह सीट निकाल करके लेकर के आए। मैं मानता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए जो 2019 का समय था, उससे बुरा वक्त न पहले कभी था न आगे कभी रहेगा। उस टाइम भी अभय सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो। अब यदि अमित शाह वहां पर आते हैं तो सरासर जो मुख्य बात है, मुख्य कारण है, वो भाजपाइयों का डर है और डर के कारण वहां पर रैली रखवाई जा रही है। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में जो इस सरकार के हालात हैं, लोग इनको घुसने भी नहीं देंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने हर वर्ग को घुसने नहीं दिया सरकार की नीतियों के साथ, हर वर्ग को पीटने का काम किया, हर वर्ग के ऊपर गोलियां तक चलाने का इन्होंने काम किया, तो कहीं उस खोई हुई जमीन को वापस कैप्चर करने का इनका एक असफल प्रयास है। इससे इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। और
ये जो है ना 2024 में इनको लग रहा है कि तुम जा रहे हो, इस वजह से ये कुछ केंद्रीय नेतृत्व के सहारे अब ये चलना चाहते हैं। जहां तक इनके गठबंधन की बात है वो आप देख रहे हैं, कल उचाना में, 2 दिन पहले उचाना में इनके जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वयं उचाना में आकर के वहां घोषणा करके जाते हैं कि प्रेमलता जी हमारी यहाँ से अगली विधायक होंगी 2024 की। दुष्यंत जी कहते हैं कि इनको कहने दो, मैंने तो चुनाव वहीं से लड़ना है। तो इनका जहां सरकार का आपस की फूट है, गठबंधन की आपस की लड़ाई है, अभी से शुरू हो चुकी है। और जब किसी घर में कहते हैं ना झगड़ा शुरू हो जाता तो वो टोटे की निशानी होती है। अपनी हरियाणा में कहावत है, ये टोटे में झगड़े होते हैं, धन में झगड़ा नहीं हुआ करता। अब टोटा आ गया है, इसलिए गठबंधन में भी दरार पड़नी शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन पद यात्रा निकाली, जो कि पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, किसी एक भी स्टेट में और मैं तो कहूं कंट्री में भी ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसने आज तक 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा लगातार 7 महीने चला करके निकाली हो। ये न केवल प्रदेश का बल्कि हिंदुस्तान का भी रिकॉर्ड रहा है। विजय जी दोबारा 5 सेकंड और लेता हूं। और इस परिवर्तन यात्रा के बाद जो अभय सिंह जी चौटाला को हरियाणा प्रदेश के निवासियों का समर्थन और आशीर्वाद लगातार मिलता जा रहा है और उसका काफिला बढ़ता जा रहा है, उसी से भयभीत होकर के सारी कार्रवाई की जा रही है। उससे भयभीत होकर के आप अमित शाह जो है ये कहना है इनेलो का कि हमारे अभय सिंह चौटाला की पदयात्रा से भयभीत होकर के उस क्षेत्र में अमित शाह आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इतने कार्यक्रम कर रही है। सुखविंदर जी, आपसे एक सवाल लेने के बाद मैं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर आरोप लगा था, भाजपा के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ऐसी स्थिति में आप लोगों ने बवाल किया था और आपके जो एक नेता है अशोक तंवर, वो भी अपना गढ़ बताते हैं सिरसा को, तो वहां यदि वो करेंगे तो फिर तो आप लोगों के लिए क्या जमीन बचेगी? जी सुखविंदर जी। सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सर्वप्रथम वो आम नागरिक भी है हरियाणा के, तो उनका लोगों की बात है, जो लोगों की आवाज बनने का उनका पूरा उनको हक है, और उन्हीं लोगों के मुद्दों को लेकर वो आम लोग बनकर, ना कि पार्टी का कोई सिंबल लेकर, ना पार्टी की कोई बात लेकर वो जनसंवाद में गए थे। वो गए थे सिर्फ आम लोगों की बात रखने के लिए। और जब किसी आम बंदे की बात नहीं सुनी जाती और सिर्फ भाजपा के प्री नियोजित जो कार्यकर्ताओं का वो जनसंवाद होता है, तो उसमें ऐसी स्थिति होना आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति है। ये जो इन्होंने अपने कार्यक्रम किए थे, ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम थे, और भाजपा ने अपने वर्कर को बुला के बहुत से जो भीड़ इकट्ठी करके, जो कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठी करके, आप देखते हैं कि जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को छोड़िए, एक सरपंच के घर के बार इतने पहरे लगा दिए जाते हैं, उसको घर में नजरबंद कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछने दिए जाते, तो आम लोगों की वहां सवाल पूछने का नंबर कहाँ है? ये तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को लिख के दिए जाते थे इनके सवाल, और वही किए जाते थे, और पूरी तरह ग्राउंड अपना भाजपा जो है हरियाणा में खो चुकी है। सवाल ले लिए गिल साहब, भाजपा कह रही है कि किसी और के लिए हम जगह ही नहीं छोड़ रहे, हमारा तो पूर्ण बहुमत आने वाला है सब जगह। देखिए आज ग्राउंड की स्थिति देखिए, आज बेरोजगारी की स्थिति, जो हरियाणा में जो बेरोजगारी का आलम है, जो कानून व्यवस्था का आलम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्टें बता रही हैं कि हरियाणा में 27% जो भ्रष्टाचार है, 27% अपराध बढ़े हैं। आज आप देख लीजिए जो पुलिस के कितने पद खाली हैं। आज क्राइम जो 68% जो क्राइम जो चार्जशीट है वो फाइल होती हैं, और बाकी पे तो कार्रवाई नहीं होती। ये कहाँ की बात कर रहे हैं कि ये अपना सब कुछ सही चल रहा है? लोग तो इनको समझ चुके हैं। ये तो इनके हर पार्टी कहती है कि हम अच्छा शासन कर रहे हैं, ये तो जनता बताएगी ना 2024 में क्या कर रहे हैं। ये अगर इतने बड़े नेताओं को बताने क्या जरूरत पड़ रही थी? ये जनता बताएगी कि कैसा शासन कर रहे हैं। मैं अब सीधे डॉक्टर आनंद सांवरिया के पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी पूरे दमखम के साथ इस समय पूरा लड़ाई में कूद चुकी है, चुनावी मोड में है, और आपके नेता और देश के गृह मंत्री
अमित शाह भी आ रहे हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कल आ ही चुके हैं, सेना के अफसरों से मिले हैं। तो इस तरह से जब है सारे पूरी मुहिम चल रही, तो क्या नेशनल लीडरशिप को लोकल पे यकीन नहीं है, या लोकल की बजाय अब नेशनल लीडरशिप ने मोर्चा संभाल लिया है और वो अब जो है एक आक्रामक लड़ाई लड़ने जा रही है? जी डॉक्टर साहब। जी अजय जी, मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा सारे हरियाणा निवासियों को कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव के इलेक्शन के मोड में रहती है और हमारे यहाँ चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हम इलेक्शन में एक कार्यकर्ता की तरह से उतरते हैं और जनता की लैंग्वेज में, जनता की भाषा में, जनता के हित की बात करते हैं। तो मैं ये जो इलेक्शन 2024 का है उसमें जो हमारी रैलियां हो रही हैं उसका मकसद है कि जो 9 साल में हमारी सरकार ने, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे वो दिल्ली में हो, जो जो काम हरियाणा के लिए किया वो बताने के लिए आ रहे हैं और ये हमारा हक है। अभी विद्रोही जी को मैं देख रहा था कि कितने हताश हो चुके हैं वो, कि बात करने लगे कि नड्डा साहब का घर जो है वो हार गए। मैं विद्रोही जी पूछना चाहता हूं कि गुजरात में क्या हुआ? नेता तो आपके यही थे। आपका यूपी में क्या हुआ? आपने तो कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जो हालात हुए सारी जमानत। आज का मुद्दा है हरियाणा में इलेक्शन। अब विद्रोही जी ने मुझे बड़ा दुख लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि विद्रोही ये बोलेंगे कि कुछ जनरल को मिलके आगे। कांग्रेसी तो फौजियों की इज्जत करना जानते ही नहीं। मैं भी एक फौजी हूं, मुझे बड़ा दुख लगा विद्रोही जी कुछ जनरलों को मिलके आगे, और जनरल तो सरकार के आदमी होते हैं। आपको गलत फहमी है, ये शायद आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बताया है कि वो सिर्फ अपने बेटे की खातिर, अपने बेटे के हितैषी के खातिर इलेक्शन लड़ते हैं। फौजी किसी सरकार का आदमी नहीं होता, फौजी फौजी होता है, वो राष्ट्र का होता है। वो आपने जनरलों की जो तौहीन करी है, वो मैं ये पूरे हरियाणा के निवासी आपके स्टेटमेंट को देख रहे हैं, और मेरा हरियाणा में जितने लोग फौज में हैं वो 2024 में आपको जवाब देंगे। अभी विजेंद्र जी कह रहे थे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हमारी रैलियों से इनको कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इनके तो हाथ में कुछ है ही नहीं। एक सीट है, वो भी आएगी कि नहीं आएगी तो इनको क्या फर्क पड़ना है। अभी आम आदमी पार्टी जो बात कर रही थी कि एक आम आदमी पार्टी की बात लेकर के चले थे गिल साहब। आप जिस तरह से सत्याग्रह का एक आंदोलन करके और अन्ना हजारे को धोखा दे करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कहते थे मैं एक आम आदमी पार्टी हूँ, ना गाड़ी लेऊंगा ना बंगला लेऊंगा, और आज वो 85 करोड़ के रेनोवेशन बंगले में रहते हैं। तो आप आम आदमी की बात मत करिए, आम आदमी पार्टी पूरी से समझ गया है। तो अजय जी, जो आने वाला इलेक्शन 2024 का है, जो अपनी विधानसभा का भी इलेक्शन है और लोकसभा का भी इलेक्शन जो है, उसमें हरियाणा की जनता जनार्दन बहुत ही सुलझी हुई है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग और इन लोग के मेरे साथी बोल रहे हैं, पीटने पिटाने की बात करते हैं। अरे ये तो आपका ट्रेडमार्क है, इन लोग वालों का तो ट्रेडमार्क है। चौटाला साहब ने पीटने पिटने के सिवाय किया क्या है? कोई कार नहीं लेके आता है साहब मुबारक, अरे चाबी मुझे दे जा। अब हरियाणा के जनता जाग गई है। आने वाले देखिए अजय जी, हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, सब नेता आ रहे हैं, वो कार्यकर्ता हैं हमारे, और हमारे सारे पन्ना प्रमुखों की मीटिंग हो रही है। हम घर घर जा करके हर एक पन्ने के वोटर्स को जा करके सब लोगों से मिल रहे हैं, और आने वाले समय में जो इलेक्शन आएगा पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार हरियाणा में भी बनाएंगे, और सरकार जो है दिल्ली में भी हम पूरी की 10 सीट। चलिए सावरिया साहब का कहना है कि दिल्ली में भी और हरियाणा में भी 10 मतलब सारी सीटें लेके जाएंगे। अब इसी पे डॉक्टर श्याम के पास आता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता एक सेकंड जी बोलिए।
बोलिए विद्रोही जी। मैं डॉक्टर साहब आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैंने फौजियों का अपमान नहीं किया। आप मेरी किया। बात को समझ नहीं पाए। मेरे खुद मैं पिता समझ गया। फौजी हैं, मेरे भाई फौजी हैं। मैंने कहा भाजपा समर्थक, सुन लीजिए ना सर, सर सुन लीजिए। भाजपा समर्थक एक मिनट जनरलों मुझे से भी मिल देना आए सर। हैं। आप जनरल सियाग जी को पिछली बार भी रोहतक से, मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, पिछली बार भी आप रोहतक से उनको उम्मीदवार बनाना चाहते थे, पर अंतिम समय आपने अरविंद शर्मा को बना दिया। अब की बार आप फिर उनको रोहतक से लोकसभा उम्मीदवार बनाना चाहते हो, आप उसी लिए गए। मैंने उसी संदर्भ में कहा, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। चलिए चलिए कुछ अब आता हूँ सावरिया साहब, आता हूँ आपके पास आता हूँ। 30 सेकंड अजय जी, 30 सेकंड जी दीजिए। मैं जी विद्रोही जी का बयान को आप फिर रीप्ले करके दिखाइए कि जनरल्स हैं वो आर्मी के जनरल सरकार के हैं। विद्रोही जी आप मानिए, कोई भी भाजपा जनरल, समर्थक कोई भी सरकार के, फौजी वही बात सरकार कही का है आप सर, वही replay बात करके कही है दिखा मैंने। दीजिए। अजय जी भाजपा की रिकॉर्ड तो कर रहे सरकार है हैं। सर। चलिए, नहीं बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है मैं कि वो विद्रोही जी का स्टेटमेंट भाजपा 2024 की के इलेक्शन सरकार है में जब सर। मैं आऊंगा, मैं जी जी सुनाऊंगा जी जी फौजियों की जी रैली में। जी मैं डॉक्टर श्याम जी से ले लूं, फिर आता हूं, दोबारा आ रहा हूं सबके पास। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सारी चीज बताई, भाजपा अपनी तैयारी बता रहा है कि वो 365 दिन वो सिर्फ चुनाव में ही लगे रहते हैं। बाकी सारे लोग कह रहे हैं, सुखविंदर गिल साहब कह रहे हैं, विजेंद्र रेड्डी साहब कह रहे हैं, बेद जी कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं उसमें स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, चाहे ये जो कर ले। आप इसे कैसे देखते हैं एक समीक्षक के तौर पर? जी पहले तो आप सभी को नमस्कार, और इस बात के लिए मैं आप सबका आभारी हूं कि इस उसमें, वैसे तो शुक्ल जी के में नहीं होता, कभी कभार हो जाता है कि आपस में आप लड़े नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी शांति से जो चला है। मैं आप सबका आभारी हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक एक पार्टी का लेके आता हूं। यहाँ 3 गुट हैं। एक तो आप ये देखिए भाजपा है, एक कांग्रेस है, और तीसरे गुट में 3 लोग हैं, चौटाला परिवार और आप। अब आप सबसे पहले हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं कि जिस तरीके से आपकी एक साख जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरी है कि भाई ये पार्टी जो है वोट काटने वाली पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे अखबार और बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं। तो वो बात अब हरियाणा में भी फैल गई है, इसको बात रखे। दूसरी बात क्या है कि ये जो अध्यादेश का राज्यसभा में वो होगा, वहां कांग्रेस इनको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, इस पर भी उनकी यहाँ हरियाणा में रोल होगा। इस बात का हो सकता है कुछ जैसे पार्टियों में लेन देन होता है वो। अब आती है चौटाला साहब के परिवार की बात। वो पहले से ही बढ़ चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो देवीलाल जी थे वो चौटाला जी उससे आगे निकल गए थे, मैं मानता हूं, चुनाव में, देवीलाल जी की पर्सनैलिटी के आधार पर नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभय सिंह वो नहीं है जो ओम प्रकाश चौटाला जी थे, किसी हालत में नहीं है। वो कितना ही घूम ले, उनके पीछे एक टैग लगा हुआ है, वो इन लोग के प्रवक्ता भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। अब आती है बात कांग्रेस की, क्योंकि भाजपा को मैं सबसे आखिर में लूंगा। कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस ने जो पिछले दिनों से एक जाति सेंट्रिक रवैया अपना लिया है, उस रवैये की वजह से क्या हुआ, और उसमें भाजपा का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि भाजपा, जो बाद में भी कहूंगा, वो डिवाइड एंड रूल की बात करती है, जहां हिंदू मुस्लिम हो हिंदू मुस्लिम, यहां नहीं थे तो जाट नॉन जाट का। वरना आप ये देखिए कि 2 या 3 सीट आती थी इनकी, या कभी कभार चौटाला जी से, देवीलाल जी से मिलकर आ जाती थी, वरना इनकी सीट नहीं आती थी। यानी विधानसभा में 7-8 आ जाती थी, और उसमें 1 या 2 एक आपकी अंबाला की और एक फरीदाबाद की। तो इनका अपना जो बेस है आज भी नहीं है, ये मोटी सी बात है। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस में तथाकथित लीडर तो बहुत हैं, लेकिन जनाधार वाले तो अकेले हैं। भूपेंद्र सिंह, इसको कोई नहीं मान सकता। उन्होंने चौटाला जी की जगह को, यानी खाली जगह जो होगी थी, उसको भर लिया है, और उस वजह से उनका होगा। जजप्पा का जहां तक ख्याल है, क्योंकि भाजपा के साथ चलेगी
और यहाँ जो है चाहे जट सिख हो चाहे जाट हो, वो हमेशा सत्ता विरोधी रहे। चाहे वो कांग्रेस थी उसके विरोध करते थे पहले, वहां भी वो अकाली दल बनाया था। तो ये लोग जजप्पा वाले तो ऑलमोस्ट जो है मुझे नहीं लगता कि कोई वो करेंगे। रही चौटाला साहब अगर घूमते तो मैं मानता हूं आज भी उनके चाहने वाले हैं, लेकिन अभय सिंह के साथ वो बात नहीं, क्योंकि वो उनके बारे में जो बड़बोलापन जो था, उनका जो अहंकार था वो जग जाहिर है, हालांकि लोग डॉक्टर साहब सारे उन्होंने अपने आप को बहुत बदला है। मैं हाँ जैसा बहुत देख बदला। रहा हूं, मैं मानता हूं, मैं लेकिन देख क्या रहा है हूं, कि हमेशा जो है वो आज से 15 साल पहले के अभय चौटाला में और आज में जमीन आसमान का अंतर देखता हूं। मैं मानता हूं, आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, लेकिन क्या होता है कि एक जो चर्चा जम चुकी हो सब में, उसको बदलना बड़ा कठिन होता है, ये भी आप मानेंगे। अब आते हैं हम भाजपा पे। भाजपा की डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही और दो बातें कही, एक वो भूपेंद्र सिंह और उसके बेटे को लेकर, और एक 365 दिन की। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि भाजपा 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। उन्हें यानी काम करने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी भी उससे मतलब नहीं है, ना वो एमएलए को पूछती, ना सरपंच को पूछती, ना पार्षद को पूछती, वो सिर्फ अपने चुनाव के गोटियां बैठाती रहती है। फिर इन्होंने भूपेंद्र सिंह और उसके बेटे की बात की। अरे भाई, तुमने तो वीरेंद्र सिंह को दिया, उसके बेटे को दिया, उसकी वाइफ को दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से वो उनका जो परिवारवाद का जो शोर करते थे वो खत्म हो गया। अब ये जो मैंने बताया कि इनका चुनावी मोड में तीन चीजें मेन रहती हैं। एक डिवाइड एंड रूल, जो हिंदू मुस्लिम हो या जाट नॉन जाट हो, दूसरा प्रबंधन, और तीसरा ब्रांड। ब्रांड सिर्फ एक मोदी जी का। किसी भी सिवाय योगी को अगर हम छोड़ दें तो किसी सीएम का भी कोई ब्रांड नहीं। सब जगह जब चाहे बदल देते हैं, ना उनकी कोई चलती है, और सारी दुनिया जानती है कि यहाँ की सीएम की भी नहीं चलती, खट्टर साहब की। तो अब इनके पास तो दो ही चीजें हैं, प्रबंधन, डिवीजन और मोदी जी का। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जाट नॉन जाट काफी कुछ पोलराइज हो चुका, लेकिन अब क्या हुआ कि वो उतना नहीं रहा, क्योंकि लोगों की समझ में आ गया कि डिवाइड एंड रूल करते हैं। अब वो कितना फर्क पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि जो ब्रांड मोदी है, वो पहले तो अन्ना द्वारा बनाया गया जो माहौल, उसमें चमक गया, उसके बाद पुलवामा में चमक गया। अब जो पिछले दिनों से, चाहे वो किसान आंदोलन था, ये जो पहलवान आंदोलन था, और महंगाई, बेरोजगारी, और जो वायदे किए थे जिनमें से कोई पूरा नहीं हुआ, उन सब की वजह से दरक रहा है। और उसके उदाहरण क्या है कि एक विरोधी कैंडिडेट हिमाचल में छोटा सा, उसको फोन करते हैं, वो लीक हुआ, वो मुंह पर कह देता कि जी अब नहीं बैठूंगा। क्या कोई सोच सकता था कि मोदी जी फोन करें और नहीं बैठेंगे? पहले तो उन्हें इतनी बड़ी पद पर थे, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था कि नहीं कहते उसको। उसके बाद क्या हुआ, कर्नाटक में 140 जगह मोदी जी ने रैली की। आप वहां देख लीजिए, जो इलेक्शन साइट की वो है, 140 में से सिर्फ 20 जीते, बाकी 80 बची, उसमें से 45 जीत गए, यानी टोटल 65 या 66 सीट आई थी। और फिर जो जमानत जब्त हुई वो भी वहीं ज्यादा हुई, तो वहां दरक गया। उसके बाद वो जो था ईश्वरिया, जिसको इसलिए टिकट नहीं दी गई थी कि वो करप्शन में है, और वहां वो जो 40% के लोग बैठे थे, तो उसकी वजह, लेकिन उसको भी फोन पे बात की। ये सारी चीजें जो है, उनके जो आर्मर है, उनका कवच है, उसमें छेद कर रही हैं। और सबसे बड़ा छेद ये जो पहलवानों ने किया। विद्रोही जी, आनंद जी ने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो जिस तरह से है, अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के बारे में भी उन्होंने बताया। उनके नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप कहां पे टिकेंगे भाई विश्व गुरु के आगे? जी शुक्ल जी, आनंद जी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। सारे देश को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में विगत 40 सालों से कम है ही नहीं कहीं। इसलिए अगर हमारी जमानतें जब्त हो गई तो एक स्वाभाविक है, क्योंकि हम कमजोर हैं, वह हम स्वीकार करते हैं। पर ये भूल गए कि कर्नाटक में तो डायरेक्ट मुकाबला था कांग्रेस और भाजपा का, फिर भी इनकी 30 से ज्यादा जगह जमानतें जब्त होगी कर्नाटक में, डायरेक्ट मुकाबले में। तो ये क्या बताता है कि इनका ग्राफ गिर रहा है।
और जहां तक विश्व गुरु की बात है, देखिए मोदी जी कितने बड़े विश्व गुरु हैं, ये भाजपा वाले इतरा सकते हैं, क्योंकि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया सबका सबसे बड़ा बाजार है। हम जनसंख्या की दृष्टि से चीन को भी पार कर चुके हैं, जितना पूरा यूरोप और अमेरिका नहीं, उतना हमारे यहाँ मध्यम वर्ग है। तो जिसको भी अपना माल बेचना है, वो भारत के प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ऐसे ही प्रशंसा करते हैं, और जब आते हैं तो भूल जाते हैं। अब हमारे कितने बड़े विश्व गुरु हैं, अभी विश्व गुरु जी ऑस्ट्रेलिया में गए थे, प्रधानमंत्री भी उनके कार्यक्रम में आए थे, और जो ही उनका कार्यक्रम खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलियन संसद में जिस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन किया जा चुका, जो मोदी जी की दुखती रग है गुजरात दंगों की, वो ही दिखा दी। अभी हमारे विश्व गुरु जी अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका जाने से पहले जो उनकी जो यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट है माइनॉरिटीज के बारे में और मानव के बारे में, भारत पर पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो ये कोई विश्व गुरु वगैरह नहीं है, सभी प्रधानमंत्रियों की, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, उसका इतना ही सम्मान दुनिया में होता है, होता रहा है, होता रहेगा। और जहां तक हरियाणा का ताल्लुक है, हरियाणा की जनता ने तो इनको 2019 में ही रुखसत कर दिया था। अगर इतना ही बड़ा इनका मामला होता तो इनको 40 सीट नहीं आती, इनको लोग बहुमत दे देते, हमें 31 नहीं आती। हम कुछ अपनी गलतियों की वजह से जीत गए। ने किसी विश्लेषक से पूछ लो, वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस अगर सही ढंग से टिकट मांगती तो भाजपा 32-33 पे सिमट जाती और कांग्रेस 37, 38 और 40 तक आ जाती। तो हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। और जहां तक सखा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि भाजपा का तो केवल एक ही आधार है, जाट और नॉन जाट का बंटवारा। वो ये बंटवारा 2 चुनावों में कर चुके हैं, 2 चुनावों में लोग मूर्ख बन चुके हैं, चाहे जाट हो चाहे नॉन जाट हो। हरियाणा के सभी लोग किसान हैं, मेहनत का मजदूर है, कर्मचारी हैं, छोटे दुकानदार हैं। जब सबका आर्थिक जीवन संकट में आ जाता है, सब जातियों से ऊपर उठ जाते हैं और ये जातियों के चक्कर खत्म हो जाते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, यही हरियाणा है, जाट नॉन जाट का पोलराइजेशन होता था, कांग्रेस की तरफ नॉन रहते थे, देवीलाल की तरफ जाट रहते थे। पर 87 में क्या हुआ, जनता ने सारे पोलराइजेशन को धरा का धरा रख दिया और 5 सीट कांग्रेस की आई थी और 85 सीट देवीलाल जी के गठबंधन की आई थी। तो आज हरियाणा में पैदा हो रही है, जो चौधरी देवीलाल जी ने 85 से 87 की में कांग्रेस के खिलाफ की थी। आज पूरा जनमानस, पूरा हरियाणा भाजपा के खिलाफ है। अगर थोड़ी बहुत इनको आशा है तो केवल अहिरवाल से है। मैं भी ये मानता था कि अहिरवाल में शायद भाजपा को, जो मेरा भी क्षेत्र है, उतना नुकसान ना हो, पर जो हमने मुख्यमंत्री के दौरे के बाद महेंद्रगढ़ में देखा, उसके बाद हम भी ये मानने लग गए कि अहिरवाल में भी ये लोग उखड़ने वाले हैं। तो इनका कहीं गढ़ नहीं बचेगा। और मैं आपसे बता रहा हूं कि ये 20 के आसपास सिमट जाएंगे। आज की स्थितियों में हो सकता है उससे भी डाउन आ जाए। और इनका गठबंधन तो बिखर चुका है, वो खुद ही कह रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज के अखबारों में आप बयान पढ़ लेना श्री अजय चौटाला जी के, आज भी उन्होंने कह रहा है कि भाई हमारी सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर। जब कोई गठबंधन का, चलिए हमारी सरकार नहीं है, सरकार में खत्म कर रहा हूँ। जब गठबंधन का साथी ये भाषा बोलने लग जाए कि हमारी सरकार नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो गठबंधन का साथी समझ चुका कि ये सरकार इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है, अगर इसके साथ चिपटे रहोगे तो तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। जी सुखविंदर जी, जिस तरह से बता रहे हैं विद्रोही जी, और जिस तरीके से आनंद जी ने बताया, उस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि आप पे कोई यकीन हो पाएगा? जिस तरह से आप अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बना पाएंगे? क्या भाजपा को जवाब दे पाएंगे, या अमित शाह का डंडा चल जाएगा? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी बता रहे थे कि इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया,
तो ये लोग, इन्होंने ही हमें मजबूर किया था पार्टी बनाने के लिए। अगर ये अच्छे काम करते, अरविंद केजरीवाल ने हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए, हमें इन्होंने चैलेंज दिया था, हमने चैलेंज कबूल किया। वो जनता के बीच में आके हम जनता के काम, जनता के डायरेक्ट हितों के साथ जुड़कर जनता के काम करवा रहे हैं। दूसरी बात रही, इन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख, हमारे पन्ना प्रमुख है। इनके पन्ना प्रमुखों की मीटिंग होगी। ये पन्ना प्रमुख जो पन्ने हैं इनके पूरे के पूरे पुराने हो चुके हैं और ये पन्ने फट चुके हैं। अब पन्ना प्रमुख जो बनाए थे उनको भी इनके संगठन पर विश्वास नहीं है। भाजपा की स्थिति तो ये है। और रही मेरे साथी कांग्रेस के साथ, वेद प्रकाश जी बता रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस देखिए 9 साल से लगातार कांग्रेस हरियाणा में संगठन नहीं बना पाई। देखिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बिना संगठन के आज इनमें इतनी ज्यादा फूट है। मैं कहूंगा कि एक बात कहा करते थे भगवंत मान जी जो जलंधर में, वो कहा करते कि ये सारे इकट्ठे हैं, सिर्फ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग होती है। वो इन्होंने साबित कर दिया जब सारे दल इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी के विरुद्ध जो जलंधर में इकट्ठे हुए, जो पहले एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, जो चिट्टा बेचने वाले कहते थे, वो आज गले मिल रहे हैं। लेकिन सुखविंदर जी सुन लीजिए, वो जिस मामले में इकट्ठे हुए वो वही मामला है। आप दिल्ली में भाजपा सरकार पे, मोदी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि वो सत्ता का, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वहां पर भी आपकी पार्टी पर यह आरोप है कि उसने सत्ता और एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, इस कारण से वो इकट्ठे हुए, पत्रकारों के जवान दबाने की कोशिश की है, इसलिए इकट्ठे हुए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। कांग्रेस के उम्मीदवार को दल बदल कर क्यों लाए? आप पार्टी का उम्मीदवार नहीं था। विद्रोही जी मेरी बात सुनिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। बिल्कुल आज जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके विरुद्ध जो अध्यादेश लेके आई केंद्र सरकार, उस पे आज भी कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है। मैं कहता हूं कि ये सारे मिले हुए हैं। ये इनका हरियाणा की जनता समझ चुकी है। हरियाणा की जनता आम लोगों के लिए है और आम आदमी पार्टी को मौका देगी। एक मौका केजरीवाल को देने को तैयार है। हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है। 1139 संगठन के सदस्य हम अनाउंस कर चुके हैं और आने वाले समय में अब 2000 के करीब और जो लिस्ट हमारी जल्द आने वाली है, और पूरा तरह हम पिंड कमेटियां और पूरे ग्राम कमेटियां देकर हम जनता के बीच में जाएंगे एक मजबूत संगठन के साथ। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं कि मजबूत संगठन के साथ संगठन का बनाया इन्होंने। जी विजयन जी, जिस तरीके से कह रहे हैं सुखविंदर जी के एक मजबूत संगठन के साथ आएंगे और सारी चीज, जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पे देखा जाता था, कभी कांग्रेस को, कभी नेलो को, कभी किसी को, तो एक तो आपको खतरा हो गया है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो फिर क्या स्थिति होगी आप लोगों का, नंबर एक। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक है, आप लोग क्या जवाब दे पाएंगे? परिवार में जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरीके से जेजेपी अलग हो गई, वो हो गया, वो भाजपा के साथ खड़ी, तो ये सब कैसे आपको खड़ा करेंगे? जी अजय जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। मैं पहली बार बोला नहीं था, लेकिन अब मुझे आपने प्रश्न पूछा तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। हरियाणा प्रदेश में पहले आप पार्टी से मैं ये पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अभी केवल मात्र पीयू में, पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के कॉलेजों को एफिलिएट करवाने के लिए भी पंजाब सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया। मीटिंग में ये कह करके उठे कि हम हरियाणा के कॉलेजों को वहां एफिलिएट नहीं करेंगे, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है और आज तक होते रहे हैं। ये हरियाणा के साथ व्यवहार किया जा रहा है। भगवंत मान जी कहते हैं कि हम एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे, और भगवंत मान जी कहते हैं कि हम तो हरियाणा का विधानसभा भवन जो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के पास मंजूर हुआ था वो भी नहीं बनाने देंगे। वो तो ये कहते हैं, और हरियाणा आप कहती है कि हम जो है ना जनता के साथ हैं। अरे ये विधानसभा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने देंगे, ये हमारा मामला नहीं है। पानी नहीं देंगे, ये हमारा मामला नहीं है, केंद्र का मामला है। अरे भाई, कॉलेजेस को एफिलिएटेड टू पीयू नहीं करने देंगे, ये भी केंद्र का मामला है, हमारा मामला नहीं है। ये किस मुंह से हरियाणा प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं सरकार बनाने का,
ये मेरी समझ से पार है। बाकी मुंगेरी लाल के सपने लेना सबका अधिकार है, बोले अधिकार है। ये रेणु कहीं साहब, भी कोई मैं नहीं आपको है, कुछ भी करनी बाद में। भाई सुरेंद्र जी प्लीज रिक्वेस्ट आप। दूसरी बात, मैं डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी के बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा अभय सिंह जी के साथ एक टैग लगा हुआ है, वो टैग नहीं हटा है। देखिए माननीय बड़े भाई साहब जी हैं हमारे सखा जी, और मैं ये बताना चाहूंगा अभय सिंह जी वास्तव में ताऊ देवीलाल का सच्चा सुपुत्र है, और वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्तित्व का धनी है। अब मैं समझाता हूं किस प्रकार से। 2014 से पहले, 2012 से पहले जब माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी की और अजय सिंह जी की सजा हुई, वो जेल में चले गए, उस टाइम तक अभय सिंह जी चौटाला राजनीति से बिल्कुल दूर थे। उन्होंने त्याग कर रखा था अपने पिता और अपने बड़े भाई के लिए कि भाई बड़ा भाई राजनीति करेगा, मैं तो खेत कमाऊंगा, और खेत में ही कमाते। इसलिए क्योंकि वो पब्लिक के बीच में बहुत कम रहते थे, इसलिए उनके ऊपर कुछ लोगों ने, गिने चुने लोगों ने ये टैग लगा दिया, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव राजनीति में नहीं रहा जी, मैंने भी उनके बाग के किन्नू खाए हैं, बहुत अच्छे हैं। वो खेत में ही बिल्कुल सही कहा, वो ज्यादातर खेत में रहते थे, और उन्होंने पूरा त्याग कर रखा था राजनीति का कि भाई अपने भाई कर लेंगे। जबरदस्ती उनको एमएलए का इलेक्शन लड़वाया गया था, जबरदस्ती चेयरमैन का इलेक्शन लड़वाया गया था। दे वर नॉट इंटरेस्टेड टोटली। लेकिन जब उनके भाई की और पिता की जेल हुई, तो खाली पड़े मैदान को उनको संभालना पड़ा। वो पब्लिक में गए, उन्होंने पार्टी को अच्छे से संभाला, और पब्लिक से मिले तो उन्होंने देखा कि भाई पब्लिक के बीच में तो इस तरह के व्यवहार वाले ही चल सकते हैं। और 2012 से निरंतर जो परिवर्तन और जो लोकप्रियता अभय सिंह चौटाला की तीव्र गति से हुई है, शायद हिंदुस्तान में किसी लीडर की इतनी तीव्र गति से लोकप्रियता नहीं बढ़ी होगी। वो जनता के बीच में गए, चलिए, चूंकि ब्रिजेन जी समय की सीमा है, तो जिस तरीके से 5 सेकंड बस। तो अब जो है अभय सिंह जी एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर करके आए हैं, और वो अच्छे और बुरे को बहुत अच्छे से परख करके अपनी बात करते हैं। दूसरा त्याग उन्होंने विधानसभा से किसानों के पक्ष में अपना त्याग पत्र दे करके किया। पूरे हिंदुस्तान के लगभग 5000 निर्वाचित व्यक्ति होते, किसी ने दिया हो तो बताइए। अगली बात ये कहते हैं, जो अमित शाह की रैली वाली डॉक्टर आनंद जी की मैं बात कहना चाहूंगा। इन्होंने गुहाना में भी रैली रखी थी, वो कैंसिल करवानी पड़ी थी, ऑनलाइन भाषण दिवाने का काम किया था। पहले तो ये देखिए आपकी रैली कामयाब भी होती है कि नहीं होती है। मुझे लगता है कि रैली कामयाब होती है कि नहीं होती है। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा, आपकी रैलियों पे सवाल है, आपके गुहाना की रैली का उदाहरण दे रहे हैं, सारी चीजें। इसके बाद आप जिस तरह से लड़ने की बात कह रहे हैं 365 दिन, तो कैसे करेंगे? जी डॉक्टर साहब। अजय जी देखिए, मैं अभी विद्रोही जी को सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि माना कि 40 साल से उनका यूपी में कोई जन अधिकार नहीं है, और आने वाले समय में भी नहीं होगा। वही हालात इस वक्त हरियाणा में। उन्होंने अहमदाबाद के ऊपर, गुजरात के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। तो मैं विद्रोही जी आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका जनाधार कांग्रेस में भी वैसा ही है जैसा कि यूपी और उसमें था। कारण उसका ये बताना चाह रहा हूं कि आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के ऊपर। आपका तो संगठन भी नहीं बन पाया अभी तक, और आपके तो 3 ग्रुप बने हुए हैं जो एक दूसरे की बात काटने। चलो वो आपका इंटरनल मैटर है, तो आने वाले समय में। और मैं आपका जो दुख, जो अभी अजय जी ने एक बात कह दी कि विश्व गुरु, और भारत का विश्व गुरु सुनते ही कांग्रेस को जो तकलीफ होती है वो देखने के काबिल होती है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी सामान बेचने में एक्सपर्ट है। विद्रोही जी, अगर मोदी जी को किसी ने बॉस कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। वो यहाँ डॉक्टर साहब विद्रोही जी पर ही क्यों हमला करते हैं? नहीं, उन्होंने किया, मैं तो उन्होंने बॉस कहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के किसी ने, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है। अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छूता है तो आपको सांप लौट जाता है, क्योंकि आप उस कल्चर से आते हैं कि अगर प्रधानमंत्री का कैबिनेट कोई रेजोल्यूशन पास करे, आपके युवराज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
उसको फाड़ देते हैं। तो ये हालात आपके हैं। आपकी सभ्यता, कांग्रेस की सभ्यता और जो आचार है वो हरियाणा के पूरी जनता जानती है। आने वाले समय में इसका सबक आपको सिखाएगी। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मजबूर कर दिया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। भाई झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। अन्ना हजारे आपके गुरु थे। अन्ना हजारे एक पूरे हिंदुस्तान का एक नुमाइंदा बन के चला था कि वो करप्शन के ऊपर मैं खत्म करूंगा, और आप लोगों ने लिख के दिया था। आपने भी एफिडेविट, अरविंद केजरीवाल ने एफिडेविट दिया है कि ये मैं कुछ नहीं करूंगा। वो तो आपको झूठ बोलना तो आपको पूरा इतना ज्यादा आता है। अन्ना जी से झूठ बोला और इसके बाद एफिडेविट देने के बाद में भी ये घर नहीं ले, ये सब बातें आप कर रहे हैं। हरियाणा की जनता आपको जान गई है। अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में जाते हैं तो हरियाणा को बदनाम करते हैं। सारा धुआं हरियाणा से आता है। हरियाणा जब पानी मांगता है तो आप कहते हैं, आपके पंजाब के सीएम मान साहब जो खासम खास अरविंद जी के राजस्थान को पानी दे दूंगा, हरियाणा को पानी नहीं दूंगा। और अब कल की ही बात है, हरियाणा के कुछ जो कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहते हैं वो भी आपने बिल्कुल ना कर दिया कि हम किसी हालत में नहीं जुड़ाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब एक सेकंड, सखा जी से मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ, सखा जी आप तो एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, विश्लेषक हैं। आप परिवारवाद की परिभाषा विजेंद्र जी की तरफ से मत लगाइए। परिवारवाद की परिभाषा चलिए परिवारवाद की परिभाषा डॉक्टर साहब मत लगाइए। इसी के साथ आपका फाइनल कमेंट डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक अपनी पर्सनल बात बता देता हूं कि मैं देवीलाल जी के साथ 16 किलोमीटर चला जब वो न्याय यात्रा हुई थी। चौटाला जी ने सबसे पहले मुझे बस का पास साहित्य के उसकी वजह से सारी उम्र के लिए दिया कि हरियाणा रोडवेज की बस जहां जा सकती है, और मुझे एमएलए की टिकट गोहाना से ऑफर की। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मोहन भागवत जी मेरे जो किताबें हैं जो भारतीय संस्कृति पर हैं उस पर 2 बार मेरे को पुरस्कृत कर चुके हैं। इसी तरीके से कांग्रेस से भी मुझे टिकट ऑफर हुई, लेकिन मेरा कोई यानी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए नहीं गया। मेरा सबसे संबंध होते हुए भी खट्टर मेरे स्कूल के जूनियर हैं, भूपेंद्र मेरे स्कूल के जूनियर हैं, लेकिन मैं इन चीजों को वो नहीं देता हूं। मोटी सी बात, मैं एक बात बताता हूं आपको कि डॉक्टर साहब ने बात कही कि ऑस्ट्रेलिया के उसने बॉस कहा, किसी ने चरण छुए, उनकी वोट नहीं है। वोट जिनकी थी वो हिमाचल में था, जिस कार्यकर्ता ने मना कर दिया कि प्रभावित होती है डॉक्टर साहब। नहीं सर, नहीं होती। अगर वोट प्रभावित होती तो हिमाचल वाला ही मान जाता, जो इनका अपना 40 साल का कार्यकर्ता था, वो कर्नाटक वाला मान जाता। ये गुजरात को करते हैं, गुजरात के साथ साथ हिमाचल में आ रहे और दिल्ली में आ रहे, और वहां जो ड्रामा हुआ मेयर का वो सबको पता है। तो ये जो इनके नाटक हैं, जैसे वो नाटक चलते रहते हैं, लेकिन वो पार्टी है नाटकों वाली, फिर 365 दिन चलते हैं, वो भी बात ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको भुना ले। हाँ, आगे कोई क्रिएट हो जाए, जैसे सतपाल मलिक जी ने कहा, वो अलग बात है। कोई वायदा पूरा नहीं हुआ, कोई उपलब्धि नहीं है हरियाणा में। क्या सिवाय योगी जी के, मैंने कहा कोई भी सीएम इस काबिल नहीं है कि जो अपने नाम पर वोट मांग सके। और पूरी भाजपा पार्टी में, एक सेकंड, पूरी भाजपा पार्टी में सिर्फ एक आदमी अपने चेहरे से वोट मांगता है, और वो भी अब हारने लग गया है। तो ये बात है। बाकी तो देखिए भविष्य बताएगा क्या करेगा, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई होगी, जीतेगा कौन वो तो वक्त बताएगा। जी, जो आगामी आने वाले चुनाव में डॉक्टर साहब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई होगी, जीतेगा कौन ये जनता डिसाइड करेगी। चूंकि मुद्दे बहुत हैं, चीजें बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक चुनाव मैनेजमेंट और उनके शीर्ष नेताओं का चुनाव के प्रति रुझान और समर्पण यह बताता है कि लड़ाई आसान नहीं है। इसलिए लड़ाई तो होगी, बड़ी लड़ाई होगी। 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और हरियाणा के विधानसभा का भी चुनाव है। इसके साथ चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।